नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में, जो कि लेकर के आए यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज की एक दमदार सीरीज। पीवाईक्यूज किसी भी प्रिपरेशन में कितना रेलेवेंट रोल प्ले करता है ये सब तो आपको पता ही है। पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर साल, और अगर पीवाईक्यूज हम किए हैं तो जो मान लो कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा था वो क्लियर भी हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो इस सीरीज़ में हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री हम पूरा कर चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट 30 ईयर्स में, पिछले 30 सालों में एंशियंट हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेडुअल हिस्ट्री में भी 3 पार्ट वीडियो आ चुका है, ये लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट। और साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट में वीडियोस आ चुके हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ तो लंबी चलेगी, अप्रॉक्स ये 10-11 पार्ट तो लग ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना ज्योग्राफी में। अब देखो, मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, एंशियंट हमारा हो चुका है, मेडुअल ये लास्ट पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी चल रहा है। इसके साथ ही साथ मतलब मेडुअल कंप्लीट होने के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज़ लेके आएंगे। देखो, दो सब्जेक्ट की सीरीज़ हम साथ में लेकर के चल रहे हैं, ऐसा इसलिए जिससे कि आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, इंटरेस्ट बना रहे, दो सब्जेक्ट को आसानी से आप रिवीजन करते चलेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के मेडुअल हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज है तो देखते हैं अब इसके बाद कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इसमें ये वीडियो अप्रॉक्स 1 घंटे की होगी, मेडुअल हिस्ट्री पूरा हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम। इसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में शुरुआत कहाँ से है, बाबर से। बाबर ही आए थे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। देखो, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, सॉरी हमारा कह रहे हैं, यहीं से स्टार्ट होता है मुगल रूल। भारत में मुगल रूल यहीं से स्टार्ट होता है। देख, 1526 में क्या हुआ था, बाबर अटैक किया था, और सामने कौन था भारत में उस टाइम पे, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मतलब कि दिल्ली सल्तनत चल रहा था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को यहाँ बाबर हरा दिए, यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, चलिए। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट बैटल ऑफ पानीपत। ये कह रहा है किस साल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526, अभी पीछे ही हमने देखा है। ठीक, चलिए। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल बाबर डिक्लेयर जिहाद। जिहाद का मतलब फतेह, मतलब कि जीत गए। तो कह रहे हैं किस बैटल में बाबर ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था। देखो, 1526 में तो एंटर किए, इब्राहिम लोदी को हराए, ठीक है, और यहाँ से मुगल रूल स्टार्ट किए। बट क्या हुआ, जब बाबर आए थे तो ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर गया था, मतलब समझ लो 90% डिक्लाइन कर गया था। और उस टाइम पे क्या था, राजपूत का पकड़ भारत पर बन गया था, राजपूत का। ठीक है, अब राजपूत अच्छा खासा रूल करते थे। अब बाबर ने क्या किया, साल भर बाद ही 1527 में बाबर वर्सेस राणा संगा का युद्ध हो गया। बाबर वर्सेस राणा संगा, राणा संगा जो कि एक राजपूत रूलर थे। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में राणा संगा को हरा दिया। अच्छा, इस बैटल का नाम क्या था, जरूर याद रखिएगा, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर ने राणा संगा को हरा दिया, तो एक राजपूत को हरा दिया, समझ रहे हो, जो कि उस टाइम पे जिनकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी उनको हरा दिया। इसके बाद से बाबर ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, 1527 में बाबर वर्सेस राणा संगा लड़ाई हुई थी, राणा संगा को बाबर ने हरा दिया था बैटल ऑफ खानवा में। ठीक है, यहाँ से जिहाद डिक्लेयर कर दिए थे बाबर, तो ये हो गया बैटल ऑफ खानवा। ठीक, चलिए। रूलर ऑफ मेवाड़ हु वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ खानवा बाई बाबर इन 1527। देखो, फिर से वही पूछ लिया, कौन से रूलर जो है बैटल ऑफ खानवा में बाबर से हार गए थे 1527 में। अभी तो हमने पीछे देखा, राणा संगा जी। ठीक है, चलिए। बाबर अडॉप्टेड द टाइटल पदशाह फर्स्ट एट। बाबर ने एक टाइटल लिया था, पदशाह का टाइटल, वो कहाँ पे लिए थे। देखो, हुआ क्या था, 1504 में बाबर जो भी चीज़ें जीता था वो सब उसके हाथ से चला गया, जैसे कि समरकंद और फरगान। ये जीता नहीं था, मतलब कि यहाँ पे समझो हेरिटेज था, मतलब इन्हीं का ये जगह ही था। समरकंद और फरगान इनके हाथ से क्या हुआ, चला गया। ठीक है, बाबर के हाथ से चला गया। अब बाबर क्या किया, ये यहाँ से तो भाग गए बट काबुल को कैप्चर कर लिए। ठीक है, काबुल को कैप्चर कर लिए, और जब ये हाथ से चला गया
अभी इस साइड को ये छोड़ भी दिए थे, इस साइड को छोड़ भी दिए थे, धीरे धीरे करके नीचे आ गए थे, काबुल को कैप्चर कर लिए थे और काबुल के किंग खुद को डिक्लेयर कर दिए थे। यहाँ पे पतशाह का टाइटल भी अडॉप्ट किए थे, तो ध्यान रखिएगा। 1504 में बाबर के पास जो भी चीज़ें थी वो इनके हाथ से चली गई थी, जैसे कि समरकंद, फरगा। उसके बाद ये धीरे धीरे करके नीचे आए, काबुल पे अपनी फतह पाए और यहाँ पे खुद को वहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिए और पतशाह का टाइटल अडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, देखो, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हुमायूं और शेरशाह। अब देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेरशाह वॉज बरीड एट, शेरशाह को कहाँ जलाया गया था। शेरशाह का अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद जो बॉडी को जलाया जाता है, कहाँ पे जलाया गया था। देखो शेरशाह का थोड़ा सा पहले शेरशाह के बारे में जानते हैं। शेरशाह का रियल नाम क्या था, फरीद खान, फरीद खान। ठीक है, ये एक शेर लॉयन को किल किए थे, उसके बाद इन्हें शेरशाह नाम दे दिया गया था। ठीक, इनका डेथ 1545 में हुआ था और इनका मतलब अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, ससरम, ससरम बिहार में है। ठीक है, ससरम बिहार। ठीक, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी शेरशाह के बारे में, ये देखो। ठीक है, शेरशाह सन ऑफ अफगान जगीरदार फ्रॉम ससरम बिहार, ही वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान बट वॉज गिवन द टाइटल शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर। ही डाइड इन 1545 AD एंड बरीड एट ससरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। ये कह रहा है अभी जो प्रेजेंट में दिल्ली में पुराना किला है, किसने बनवाया था, बताइए। फिर से अभी प्रेजेंट में जो दिल्ली में पुराना किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट फोर्ट था दिल्ली का। फिर शेरशाह जब वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किए तो उसको नए फॉर्म में फिर से रिबिल्ड करवाए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में है ये पूछेगा तो शेरशाह ही आप लोग करिएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, Which medieval ruler introduced the system of पट्टा एंड कुबलियत टू हेल्प द पीजेंट। कह रहा है पीजेंट मतलब कि फार्मर्स की हेल्प करने के लिए कौन से मेडुअल रूलर ने पट्टा और कुबलियत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है, पट्टा सिस्टम का मतलब क्या होता है और कुबलियत सिस्टम का मतलब क्या होता है। पट्टा का मतलब पेपर गिवन टू पीजेंट शोइंग लैंड टैक्स, लैंड एंड टैक्स, मतलब कि पीजेंट को पेपर दिया जाएगा, पीजेंट को क्या दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा जिसपे उनके पास कितना लैंड है और उन्हें कितना टैक्स देना, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, पट्टा सिस्टम। दूसरा क्या है, कुबलियत। कुबलियत एग्रीमेंट साइंड बाय पीजेंट टू पे फिक्स्ड टैक्स। कुबलियत का मतलब ये एक अग्रीमेंट था जो कि पीजेंट द्वारा साइन किया गया था। एग्रीमेंट पीजेंट द्वारा साइन किया गया था कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स को पेड करेंगे। ये नहीं कि जब मन करे तो टैक्स बढ़ा दो, जब मन करे तो टैक्स घटा दो, ऐसा नहीं। अग्रीमेंट पीजेंट द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया जाएगा कि उन्हें वो इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड करेंगे। ये कौन सा सिस्टम था, कुबलियत। तो पीजेंट की हेल्प करने के लिए पट्टा और कुबलियत सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पट्टा और कुबलियत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, वही जो हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकबर। अकबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ। देखो, अकबर द्वारा पहला मैट्रिमोनियल अलायंस किया गया राजपूत के साथ। ठीक है, अकबर मुगल था, अभी तक कोई भी मुगल राजपूतों से शादी नहीं करते थे, बट अकबर पहला था जिसने राजपूत से शादी की थी। तो ये कह रहा है किसके घर में, विद द हाउस ऑफ, किसके घर में, किस घर में अकबर ने राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस, अपना पहला मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश किया था, बताइए। कच्चावास जो कि कहाँ पे है, आज अम्बेर जयपुर में, अम्बेर जयपुर में। यहाँ पे अकबर ने शादी की थी, किससे की थी, जोधाबाई। अकबर की शादी हुई थी यहाँ पे जोधाबाई, जो कि किसकी डॉटर थी, राजा भारमल ऑफ अम्बेर। किसकी डॉटर थी, राजा भारमल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अम्बेर जयपुर में शादी किए थे, इन द हाउस विद द हाउस ऑफ पूछ सकता है ना, तो अम्बेर जयपुर जोधाबाई से शादी किए थे जो कि राजा भारमल की बेटी थी। राजा भारमल अम्बेर के राजा थे। ठीक, देखो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
म्यूजियम दरगाह ऑफ विच ऑफ चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाई अकबर। अकबर किस चिश्ती सेंट की दरगाह पे गए थे, बताइए। देखो, अकबर अपने बेटे सलीम, जिसका बाद में चल करके नाम जहांगीर हो गया, उनके लिए प्रेयर करने के लिए, जहांगीर इनके लिए प्रेयर करने के लिए ये कहाँ गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गए थे। किसके गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं अकबर किस चिश्ती सेंट के म्यूजियम पर गए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उस पर गए थे। किस लिए गए थे, अपने बेटे सलीम, जिनका बाद में चल करके जहांगीर नाम हो गया, उनके लिए प्रेयर करने के लिए गए थे। ठीक है, ठीक, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पर्सनली किल्ड बाई अकबर। अकबर ने पर्सनली किसे मारा। देखो, हुआ क्या, अकबर के एक मिनिस्टर थे अतगा खान। अतगा खान, ये कौन थे, अकबर के मिनिस्टर थे। इन्हें आदम खान ने डायरेक्टली मार दिया। ठीक है, आदम खान अदगा खान को मार दिए, और अदगा खान अकबर को बहुत प्रिय थे, तो इसीलिए अकबर ने डायरेक्टली आदम खान को फोर्ट किले से धक्का दे करके मार दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर के एक मिनिस्टर थे अदगा खान, जिनका आदम खान ने जिसको मार दिया था, जिसका मर्डर कर दिया था, इसीलिए अकबर ने आदम खान को डायरेक्टली किल कर दिया। ठीक है, आदम। Who among the following emperor may be called an enlightened despot। कितना आसान है, इनलाइटेंड डिस्पॉट मतलब कि देखो, अकबर क्या थे, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर तो थे, बट वो सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चल रहे थे। सेकुलरिज्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें अकबर लेकर के आए थे, इनके टाइम में था ये सब। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब था, तो इसीलिए इनलाइटेंड स्पॉट किसको कहा जा सकता है, अकबर को कहा जा सकता है। ठीक, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लेइंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये कह रहे अकबर के टाइम में डेक्कन एरिया जो था, वहाँ पे लैंड रेवेन्यू कैसा था। देखो, वहाँ पे नंबर ऑफ प्लग्स टाइप का लैंड रेवेन्यू था। अकबर के टाइम में नॉर्थ इंडिया जो था, वहाँ पर तो रेवेन्यू सिस्टम अच्छा नहीं था, वहाँ पे जब्ती दहशाला सिस्टम था, जब्त दहशाला सिस्टम, दहसाला। बट वहीं डेक्कन एरियाज़ में नंबर ऑफ प्लग मतलब कि जितनी खेती होगी उस हिसाब से रेवेन्यू लिया जा रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ में तो नहीं, बट डेक्कन में अकबर के टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम धीरे धीरे करके अच्छा होने लगा था। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे रेवेन्यू लिया जा रहा था। प्रोडक्टिविटी के बेसिस मतलब कि नंबर ऑफ प्लग मतलब जितनी खेती उस हिसाब से टैक्स। ठीक है, डेक्कन में नंबर ऑफ प्लग। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ, टोडरमल किससे एसोसिएटेड, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से। दहशाला सिस्टम इन्होंने ले आया था ना, दहसाला मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स में जैसे वो हुआ है, क्या खेती हुई है जिस हिसाब से, उस हिसाब से टैक्स को लेना। लास्ट 10 ईयर्स में जैसे भी प्रोडक्शन वगैरह हुआ है उसके बेसिस पे टैक्स को लेना, ये सिस्टम कौन लाया था, टोडरमल जी ले आए थे। तो टोडरमल किससे एसोसिएटेड है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वॉज अ फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर। ये कह रहे हैं किस मुगल एम्परर के खिलाफ फतवा इशू किया गया था, जौनपुर से किस मुगल एम्परर के खिलाफ फतवा को इशू किया गया था। तो देखो, अकबर ने क्या किया था, एक सिस्टम वो ले आए थे, दीन इलाही, दीन इलाही। इस सिस्टम के अगेंस्ट थे बहुत सारे उलेमाज वगैरह, और वही उलेमाज अकबर के खिलाफ फतवा इशू किए थे, मतलब कि सारे मुस्लिम्स जो थे उनको इनके अगेंस्ट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, फतवा किस मुगल एम्परर के खिलाफ निकाला गया था, तो अकबर के खिलाफ। किस लिए, क्योंकि इन्होंने दीन इलाही जो एक वो था उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर। अकबर के कहने पे इन चारों में से कौन रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूं, सॉरी बदौनी, अब्दुल कादिर बदौनी ने अकबर के कहने पे क्या किए थे, ये रामायण महाभारत, सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। अकबर के टाइम में बहुत सारे ऐसे बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज, फिर से वही पूछ लिया, अब्दुल कादिर बदौनी। ठीक है,
फेमस जैन स्कॉलर हु वॉज रिस्पेक्टेड बाई अकबर। ये कह रहा है इन चारों में से कौन से स्कॉलर, कौन से फेमस जैन स्कॉलर अकबर द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते थे। वैसे तो अकबर सबको रिस्पेक्ट करता था, बट इन चारों में से पूछा, इन चारों में से कौन से ऐसे जैन स्कॉलर थे जिनको अकबर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो हरिविजय सूरी, ठीक है। अकबर ने इन्हें अपने जो वो कोर्ट था उसमें बुलाए भी थे, जैन्स वगैरह, मतलब जो भी जैन रिलीजियस था उनको डिस्कस करने के लिए बुलाया भी करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, हरिविजय सूरी एक जैन स्कॉलर थे जिनको अकबर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कौन आ जाएगा, जहांगीर। देखते हैं जहांगीर पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू। मुगल एम्परर जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल किसे दे दिया था। तो विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ठीक है, और जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था। किस लिए ये आए थे, राइट टू ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर सकती है कि नहीं, इसका परमिशन लेने ये आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश खान का टाइटल किसे दिया गया, विलियम हॉकिंस को। कौन दिया, जहांगीर दिए थे, ठीक है। देखो विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट देखते हैं, सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सर थॉमस रॉय भारत में जब आए थे तो उस टाइम पे किसका रेन चल रहा था, किसका दौर चल रहा था, जहांगीर का, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर वॉज गिवन द टाइटल नदिर उल जमन बाई जहांगीर। जहांगीर के द्वारा किस पेंटर को नदिर उल जमन का टाइटल दिया गया था, बताइए। देखो जहांगीर को पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। जहांगीर को पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो ये बहुत सारे पेंटर्स को टाइटल वगैरह दिया करते थे। तो वही पूछ रहा है कि नदिर उल जमन, इन चारों पेंटर्स जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से नदिर उल जमन टाइटल किसे दिया गया था। नदिर उल जमन टाइटल अब्दुल हसन को दिया गया था, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रेन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नदिर उल असरा। अब देखो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो पहले वाला था ये क्या था, नदिर उल जमन, और ये क्या पूछ रहा, नदिर उल असरा। नदिर उल असरा टाइटल किसे मिल गया था, सॉरी मंसूर को, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मनोहर मंसूर में मंसूर को नदिर उल असरा टाइटल दिया गया था जहांगीर के रेन में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबिल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्परर जहांगीर, कह रहा है इनमें से जहांगीर के खिलाफ रिबिल किसने किया। तो देखो जहांगीर के अपने ही भाई खुर्रम, खुसरो, महबत खान, ये लोग इनके अपने ही भाई थे। ये लोग महबत खान, खुर्रम, खुसरो अपने ही भाई थे, और ये यही लोग जो है जहांगीर के खिलाफ रिबिल स्टार्ट किए थे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जुनता, मतलब कि नूरजहां का ग्रुप। ये कह रहा है इन चारों में से नूरजहां के ग्रुप का मेंबर कौन नहीं था। तो जहांगीर खुद ही नूरजहां के ग्रुप के मेंबर नहीं थे। नूरजहां के ग्रुप में कौन कौन थे, उनके फादर गियास बेग, ये नूरजहां के फादर थे। आसफ खान उनका भाई था, और ये प्रिंस खुर्रम इनका बेटा, ठीक है। बट जहांगीर, सॉरी बेटा नहीं, हस्बैंड के भाई, बट जहांगीर ही नहीं थे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है ना। नूरजहां के जो जुनता था, नूरजहां जुनता का मतलब नूरजहां का जो ग्रुप था उसमें कौन नहीं था, कौन मेंबर नहीं था, जहांगीर खुद ही उसमें मेंबर नहीं थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शाहजहां। शाहजहां पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लास्ट 30 ईयर्स में यूपीपीसीएस में। देखो ये क्या कह रहा है, हु वॉज पोएट लॉरेंट ऑफ शाहजहां रेन। शाहजहां के टाइम में पोएट लॉरेंट कौन था, कलीम। शाहजहां के टाइम पे कलीम इनके कोर्ट में थे, जो कि कौन थे, एक पर्शियन पोएट थे, पर्शियन पोएट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो पोएट कलीम, जिनका दूसरा नाम क्या था, अबू जली बिकेम अ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा, फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाई। शाहजहां को कोहिनूर, जो फेमस डायमंड कोहिनूर है, किसके द्वारा दिया गया था, डायरेक्ट पूछा है ना, तो किसके द्वारा दिया गया था, मीर जुमला। मीर जुमला कौन थे, पर्शियन नोबल और डायमंड ट्रेडर ये दोनों थे, और इन्होंने जो कोहिनूर हीरा था वो शाहजहां को एज ए गिफ्ट दिया था। बाद में चल करके ये जो है औरंगजेब के मिनिस्टर भी बन गए थे मीर जुमला जी, ठीक है। चलिए
विच मुगल एम्पर एबॉलिश द पर्सियन कोर्ट कस्टम सिजदा विच वॉज बेगन बाई बलबन। बलबन द्वारा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था सिजदा, ठीक है, मतलब एक समझ लो एक जैसे जो हमारे किंग हैं उनके प्रति सम्मान, बहुत ज़्यादा सम्मान, एक्सट्रीम सम्मान देना, ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा ये जो सिस्टम था सिजदा उसको ख़त्म किया गया, डायरेक्टली पूछा ना। तो शाहजहां द्वारा ये सिस्टम को, सिजदा सिस्टम को ख़त्म किया गया था, ठीक है। कब? 1636-37 में शाहजहां द्वारा इस सिस्टम को ख़त्म किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, औरंगजेब। औरंगजेब पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। 1665 में किस मुगल एम्परर के साथ शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था? बताइए क्या पूछा है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुआ था? 1665 में। किसके साथ साइन हुआ था? जय सिंह के साथ। शिवाजी जय सिंह के साथ साइन किए थे। जय सिंह कौन था? मुगल जनरल था, मुगल का जनरल था। देखो हुआ क्या था, जो ये शिवाजी थे ये आगरा का फोर्ट हार गए थे, सरेंडर कर दिए थे, और उसी में ये ट्रीटी साइन किए थे। बाद में शिवाजी वहाँ से स्केप भी कर गए थे, ठीक है, आगरा से स्केप भी कर गए थे, तो ध्यान रखिएगा। जय सिंह मुगल से था, शिवाजी इसके साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किए थे क्योंकि ये फोर्ट हार गए थे, ठीक है। बेइज्जती इन्हें लगा, उसके बाद ये वहाँ से भाग भी गए थे। Who was the ruler of Golconda when औरंगजेब seized the fort of Golconda in 1687। ये कह रहा है 1687 में औरंगजेब ने जब फोर्ट ऑफ गोलकोंडा को सीज किया तो उस टाइम पे गोलकोंडा का रूलर कौन था? तो 1687 में अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह रूल कर रहा था गोलकोंडा पे, और उस टाइम पे औरंगजेब ने फोर्ट ऑफ गोलकोंडा को सीज कर लिया था, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब इज कॉल्ड सेकेंड ताजमहल। किस टॉम्ब को दूसरा ताजमहल नाम से जाना जाता है या दूसरा ताजमहल कहा जाता है? बताइए। टॉम्ब ऑफ रबिया उद दौरानी, टॉम्ब ऑफ रबिया उद दौरानी को सेकंड ताजमहल नाम से जाना जाता है। किसने बनवाया था? औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था ये अपनी वाइफ के याद में, जैसे ताजमहल को बनवाया गया था, और उसी टाइप से बना भी हुआ है ये, ठीक है। टॉम्ब ऑफ रबिया क्या है ये? टॉम्ब ऑफ रबिया उद दौरानी। चलिए, टू हुम औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल ऑफ शहीबत उज जमानी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहीबत उज जमानी का टाइटल औरंगजेब द्वारा किसे दिया गया था? शहीबत उज जमानी का टाइटल औरंगजेब द्वारा किसे दिया गया था? बताइए। तो शाहजहां की बेटी जहानारा, जहानारा ये कौन थी? शाहजहां की बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी। इन्हें औरंगजेब ने शहबत उस जमानी का टाइटल दिया था, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड रूल ऑफ। सेंट रामदास किसके पीरियड में थे? औरंगजेब के पीरियड में थे, ठीक है, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो मुगल के जितने इंपॉर्टेंट रूलर थे उनसे तो हमने क्वेश्चंस देख लिया, इंपॉर्टेंट रूलर्स के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्ट वर्क, इन सब पर क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इशूड सम कॉइन विथ फिगर ऑफ रामा एंड सीता एंड देवनागरी लीजेंड्स रामा सिया। ये कह रहा है किस रूलर ने एक कॉइन इशू किया था जिसपे किसका फिगर था? राम सीता का फिगर था, और उसमें देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ था। तो ये कौन कर सकता है? ऑब्वियसली बात है अकबर। अकबर रिलीजियस हार्मनी वगैरह को प्रमोट कर रहे थे, ये तो आपको पता ही है। तो इन्होंने ही एक कॉइन इशू किया था जिसपे राम सीता का फिगर था और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा भी था, ठीक है। देखो, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। दाम कॉपर कॉइन सही है, देसाई रेवेन्यू कलेक्टर सही है, दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस सही है, जरीब अ टाइप ऑफ टैक्स ये गलत है। जरीब का मतलब क्या होता है? मेजरिंग रोप, लैंड को मेज़र करने के लिए जिस रोप का यूज़ करते थे, मेजरिंग रोप फॉर लैंड मेजरमेंट, लैंड को मेज़र करने के लिए जिस रस्सी का यूज़ करते थे उसको जरीब कहते थे, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है, डी जरी। द टर्म चकला हैज़ बीन यूज इन मेडुअल इंडियन हिस्ट्री सोर्स, दिस वॉज, टर्म चकला का मतलब क्या था? देखो, टर्म चकला एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, सूबा और परगना के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। सबसे पहले क्या आता था, मतलब कि सबसे बड़ा क्या होता था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? सूबा। सूबा के बाद क्या आता था? चकला। चकला के बाद परगना, परगना के बाद विलेज। ठीक है, ये चारों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करते थे। तो टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए म्यूज़िक एंड पेंटिंग से देख लेते हैं। मुगल टाइम में म्यूज़िक पेंटिंग काफ़ी अच्छा था, आपको पता ही है। म्यूज़िक का शौक, पेंटिंग का शौक मुगल्स को बहुत ज़्यादा था। तो इस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर जहांगीर पेंटर्स? कह रहा है इनमें से जहांगीर के पेंटर्स कौन थे? अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा है तो उसमें अब्दुल हसन ये तो थे ही थे। अब जिस ऑप्शन में सेकंड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड इन दोनों में है। अब फर्स्ट या थर्ड दोनों में से अगर एक भी पता है तो कर लेंगे। ठीक है, अक्कार रिजा, हाँ अक्कार रिजा, दूसरी अक्कार रिजा, मतलब क्या आंसर बी हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड अब्दुल हसन और अक्कार रिजा जहांगीर के कोर्ट में पेंटर हुआ करते थे। ठीक है, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फ़रूक बेग, बिशन दास, अक्का रिज़ा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर गोवर्धन, ये लोग कौन थे? जहांगीर के टाइम के मेन आर्टिस्ट हुआ करते थे। ठीक, चलिए जहांगीर मेनली पैट्रनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट? जहांगीर किस आर्ट को पैट्रनाइज करते थे? मतलब कि जहांगीर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? पेंटिंग। अकबर को आर्किटेक्चर वगैरह बहुत पसंद था। ठीक है, अकबर को आर्किटेक्चर, वहीं पे जहांगीर को पेंटिंग, इसीलिए वो पेंटिंग को पैट्रनाइज किया करते थे। ठीक, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मास्टर्ड बाई औरंगजेब? औरंगजेब किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मास्टर थे? तो देखो औरंगजेब बाहर मतलब पब्लिक प्लेसेस पे क्या किए थे, ये जो भी गाना वाना था उसको पूरी तरीके से बैन कर दिए थे, म्यूज़िक को पब्लिकली बैन कर दिए थे। बट ये चुपके चुपके वीणा बजाया करते थे। क्या करते थे? वीणा बजाया करते थे और इसमें ये मास्टर थे। ठीक है, चलिए हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज़ गिवन पैट्रनेज टू तानसेन बिफोर अकबर? अकबर के पहले तानसेन को किसने अपने कोर्ट में बुलाया था? मतलब कि अकबर से पहले तानसेन किसके कोर्ट में रहते थे? तो राजा रामचंद्र ऑफ रीवा, ये जो भता राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भता, यहाँ पे। ठीक है, इनके कोर्ट में पहले तानसेन रहते थे और बाद में चल करके अकबर के कोर्ट में चले गए। और अकबर के कोर्ट में जो वो थे कौन? नवरत्नाज, उसमें से एक ये हो गए, नवरत्नाज में से एक हो गए। तो अकबर से पहले कहाँ पे थे ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए विच मुगल रूलर ऑफ द फॉलोइंग हैड लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलवंत? कह रहे कौन सा मुगल रूलर लाला कलवंत जी से हिंदू म्यूजिक सीखे थे? बिना सोचे समझे अकबर, क्योंकि अकबर ही ऐसे थे जो कि रिलीजियसली टॉलरेंट थे और दोनों रिलीजन मतलब हिंदू और मुस्लिम बाकी सारे रिलीजन को साथ में लेकर के चलते थे। ठीक है, अकबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट मुगल लिटरेचर पे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं देखते हैं। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओहो ये गलत हो गया। ये है बुक और ये कौन है? राइटर्स हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा गलत दे दिया है? ठीक है, कौन सा गलत दिया हुआ? जैसे तबक्ते नसीरी मिन्हाज ए सिराज जुज़बानी के द्वारा लिखा गया है, सही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही साहमे सिराज अफ़ीफ़ के द्वारा लिखा गया है, सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, ये गलत है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट सही से नहीं हुआ है बट यहाँ पे समझ लो, ये जो है एक साइड बुक दिया हुआ है एक साइड राइटर्स, ये बुक्स हैं ये राइटर्स हैं। ठीक है, गलत पूछा हुआ है, गलत तो सी है क्योंकि तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, तो ये गलत है क्योंकि तुगलकनामा आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया है, आमिर खुसरो। और इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था? रिहला। ठीक है, ठीक, चलिए दिल्लीज एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज मदरसे बेगम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई हूँ? दिल्ली का जो एजुकेशन सेंटर है जो कि किस नाम से जाना जाता है? मदरसे बेगम, मदरसाए बेगम, किसके द्वारा बनवाया गया था?
महामांगा द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, महामांगा जो कि अकबर की फोस्टर मदर थी, मतलब कि मुँह बोली माँ जिसे कहते हैं, वो थी। उन्होंने मदरसा बेगम जो कि दिल्ली एजुकेशन सेंटर है वो बनवाया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हितोपत शाह इनटू पर्शियन। ये कह रहा है इनमें से कौन हितोपत शाह को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, बताइए। ताजुल मलिक, ये क्या है, ताजुल मलिक ने हितोपत शाह को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, चलिए। अकबरनामा वॉज कम्प्लीटेड बाई अबुल फजल इन। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल द्वारा। ये कितने सालों में कंप्लीट किया गया था, 7 ईयर्स में इसके कंप्लीट किए थे। अबुल फजल अकबरनामा जो लिख रहे थे 7 सालों में इसको लिख करके कंप्लीट किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में कोर्ट लैंग्वेज क्या हुआ करता था, आसान है, पर्शियन, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो पर्शियन लैंग्वेज ही रहेगा ना। तो पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था मुगल टाइम का। ठीक, देखो, चलिए नेक्स्ट मिसलेनियस, मतलब कि वो ऐसे क्वेश्चन जो कि किसी भी पार्ट में नहीं एडजस्ट किए जा सकते हैं, उन्हें हम मिसलेनियस बोलते हैं। तो अलग से यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। आप इनमें से पूछ लिया है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, लगाना है। ठीक है, देखो इन सब में जहांगीर शाह सबसे पहले थे, मतलब कि बी वाला पॉइंट हो गया, जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, बी के बाद ए। अब देखो बी पहले कहाँ पे है, ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा BADC। जब डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टैटिक पोर्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसे मेडवल का रिवीजन या एंशिएंट का रिवीजन पूरा हम करवा देंगे, तो उसमें ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अराइवल इन इंडिया। कह रहा है कि इनको अरेंज करना है इस ऑर्डर में कि ये भारत में किस किस टाइम पर आए। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं पहले कौन आया। पहले हम सबके ईयर्स देख लेते हैं कि किस टाइम पे कौन कौन आया। ठीक है, विलियम हॉकिंस, ये कब आए थे, 1608 में, पता है, ये अभी पीछे हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि ये परमिशन लेने आए थे ट्रेड के लिए। ठीक है, फिर कौन है, राल्फ फिच, ये कब आए, 1583 में ही आ गए थे। ठीक है, ये काफ़ी पहले आ गए थे। ठीक, फिर कौन है, सर थॉमस राय विलियम हॉकिंस के बाद आए हैं। ये भी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, सर थॉमस राय विलियम हॉकिंस के बाद आए, 1615 में आए। ठीक है, लास्ट कौन है, निकोलसा डॉन्टन भारत में 1614 में आया है। ठीक है, अब इसी हिसाब से सीक्वेंस लगा लीजिए, सबसे पहले तो सेकेंड वाला हो जाएगा, सेकेंड सबसे पहले, आंसर ए। ओहो, इस पर मार्क्ड नहीं है बट आंसर ए होगा, देखो आंसर ए। ठीक है, सब दिया हुआ है, कहाँ पे आए थे, कब आए थे, जो कि हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया। ठीक, चलिए ये क्या कह रहा है, लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज फॉर। इंडियन ग्लोरी का लास्ट सन किसके लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ किया गया था, क्योंकि ये लास्ट ग्रेट हिंदू किंग थे। इसके बाद हिंदू किंग भारत में कोई नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद तो दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुग़ल आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इंडियन ग्लोरी का कोई नहीं रह गया। लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसके लिए यूज़ किया गया था, पृथ्वीराज, क्योंकि यही हिंदू किंग, लास्ट ग्रेट हिंदू किंग थे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ ले रहा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, देखते हैं। बाबर बैटल ऑफ खानवा लड़े थे, सही है। हुमायूं बैटल ऑफ चौसा, सही है। अकबर बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सही है। जहांगीर बैटल ऑफ बल्ख, ये गलत है, क्योंकि बैटल ऑफ बल्ख जहांगीर ने शाहजहां के अंडर में हुआ था, शाहजहां के अंडर में हुआ था। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया, तो देखते हैं किस, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा बैटल कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, बैटल ऑफ सरनाल, ये अकबर द्वारा हुआ था। ठीक है, अकबर के रेन में 1572। ठीक, दूसरा क्या, बैटल ऑफ बिलग्राम, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, शेरशाह वर्सेस हुमायूं, ये इंपॉर्टेंट बैटल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1540 में।
नेक्स्ट क्या है, बैटल ऑफ धर्मत, औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था, औरंगजेब वर्सेस दारा 1658 में। और लास्ट है बैटल ऑफ जजियू, ये बहादुर शाह और आजम के बीच में हुआ था, बहादुर शाह और आजम के बीच में 1707 में। अब इस हिसाब से सीक्वेंस लगाएंगे तो सबसे पहले ये हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम, मतलब ये सेकंड, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सेकंड के बाद फर्स्ट होगा कि थर्ड, देखो सेकंड के बाद क्या होगा, फर्स्ट होगा, आंसर हमारा ए हो गया, ठीक। अब देख लो इसी सीक्वेंस में हो गया ना, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस वॉज लोकेटेड इन, ये कह रहा है मुगल पीरियड में मदरसा जो कि मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस टीचिंग के लिए स्पेशलाइज था, वो कहाँ पे लोकेटेड था, तो लखनऊ में लोकेटेड था, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 6 एक्ट, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से इनको भी हम कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनल नेम ऑफ बांदा बहादुर, बांदा बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या था, लक्ष्मण देव, ठीक है। ओरिजिनल नेम बांदा बहादुर का लक्ष्मण देव था। इन्हें बांदा बहादुर जो टाइटल दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने लक्ष्मण देव को बांदा बहादुर का टाइटल दिया था, ठीक है। चलिए, लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम, सिख किंगडम का लास्ट किंग कौन था, तो दलीप सिंह थे। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने एंग्लो सिख वॉर किया और पंजाब को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट मराठा स्टेट से देख लेते हैं। शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ, शिवाजी ने किस बैटल में मुगल्स को हराया, तो फाइनली बैटल ऑफ सलहेर हुआ, जिसमें शिवाजी ने क्या किया, मुगल्स को हराया। ये कब हुआ था, 1672 में, मतलब समझ लो कि अब मुगल डिफीट ही कर रही थी उस टाइम का था, ठीक है, सलहेर। चलिए, व्हेन वाज शिवाजी बॉर्न एंड व्हेन डिड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति, कह रहा शिवाजी का जन्म कब हुआ और शिवाजी को छत्रपति का टाइटल कब मिला, तो जन्म 1627 में हुआ था और जो छत्रपति का टाइटल है इनको 1674 में अज्यूम हुआ था, ठीक है, डी। चलिए, वेयर वॉज शिवाजी फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति, शिवाजी को छत्रपति का जो टाइटल मिला था वो किस जगह पे मिला था, बताइए, रायगढ़ फोर्ट, ठीक है, रायगढ़ फोर्ट जहाँ है वहाँ पे शिवाजी को छत्रपति का टाइटल दिया गया था, ठीक। अष्टप्रधान वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अष्टप्रधान किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, अष्टप्रधान मतलब कि 8 मेंबर उस काउंसिल में हैं, और ये किसका था, मराठास का था, ठीक है, मराठास एडमिनिस्ट्रेशन में ये थे। इसमें कुछ थे जैसे कि पेशवा, अमात्या, सचिव, ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाई व्हाट नेम, मराठा जो रेवेन्यू लगाते थे किस नाम से, चौथ, ठीक है, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 1/4 मतलब 25% पेड करने के लिए, ठीक, चौथा, ठीक है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वॉज डिफीटेड बाई, जो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा वर डिफीटेड बाय, मराठा किसके द्वारा डिफीट हो गए थे, तो अफगान्स के द्वारा, ये ना, अफगान्स के द्वारा, ठीक है, अफगान, ठीक। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी और चीज़ें आप लोग को ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।